कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट फॉर एंड हाफ लाइफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब जैसे ही उन्होंने फर्स्ट ऑर्डर बोला तो आपको समझ जाना है कि जो भी तक हम कंसंट्रेशन के ऊपर 0 पावर लगा रहे थे, अब आप वहाँ पर क्या लगाओगे, 1 लगाओगे। सिंपल। ठीक है, चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैन बी डिफाइंड एज द केमिकल रिएक्शन फॉर विच द रिएक्शन रेट इज एंटायरली डिपेंडेंट। सबसे फर्स्ट चीज, एंटायरली डिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट। मतलब जो भी रिएक्टेंट है वहाँ पर जो हमारा रेट है उस पर डिपेंड करेगा। आप पहले ही समझ चुके हो, आप बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो। इन सच रिएक्शन if the concentration of the first order reactant is double then the rate of reaction is also double। मतलब जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन डबल करते जाएंगे हमारी रेट ऑफ रिएक्शन डबल होती जाएगी, बिकॉज R is directly proportional to concentration of reactant। अगर हमने इसको डबल किया तो हमारा जो रेट अगर हमने इसको डबल किया तो ऑटोमेटिकली जो रेट है वो क्या हो जाएगा हमारा, डबल। सिंपल। चलिए अब हमें डेरिवेशन सॉल्व करनी है तो हम डेरिवेशन सॉल्व करते हैं। चलो सबसे फर्स्ट हम पहले से देखते हैं। आपको पता है कि t इक्वल्स टू 0 मतलब इनिशियल t इक्वल्स टू मतलब कुछ समय बाद इनिशियल कंसंट्रेशन R नॉट, फाइनल कंसंट्रेशन R। ठीक है, अभी हम सिंपली ये लेके चलेंगे। तो ये A है, ये A से B, इनिशियल कंसंट्रेशन R नॉट, फाइनल कंसंट्रेशन R। ठीक है, ये हो गया t इक्वल्स टू 0 टाइम पे और t इक्वल्स टू t टाइम पे। फिर से हम सबसे फर्स्ट क्या लिखेंगे, सबसे फर्स्ट हम लिखते हैं रेट लॉ। सबसे फर्स्ट रेट लॉ, देन आगे सॉल्व करते हैं। तो जब हम इसके लिए रेट लॉ लिखेंगे तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ R की पावर 1। अब हमने 1 क्यों लगाया, आपको पता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे 1। प्रोपोर्शनल हटेगा, कांस्टेंट आ जाएगा, ये हो गया KR। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, R की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं इसको, माइनस dR/dt इक्वल्स टू K इंटू R। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन हमने पढ़ा है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन, और स्मॉल r क्या रिप्रेजेंट करता है, रेट ऑफ रिएक्शन ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब माइनस dR/dt को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा K, जब हम dt को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा KdT, और जो ये R है इसको हम कहाँ भेज देंगे, यहाँ पर। मतलब R वाला इस साइड, K वाला उस साइड। सिंपल। अब करना है हमें इंटीग्रेशन, तो हम लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो जब हम बोथ साइड्स इंटीग्रेटिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर आ जाएगा इंटीग्रेशन dR/R, और यहाँ पर आ जाएगा इंटीग्रेशन KdT। ठीक है, अब इंटीग्रेशन 1/R का क्या होता है हमारा ln R। ठीक है, तो माइनस ln R, इधर क्या आएगा KT प्लस C। ठीक है, अब फिर से हमें सीन करना है, हम क्या लिखेंगे, इफ t इक्वल्स टू 0 देन R इज इक्वल्स टू R नॉट। सिंपल। तो इफ t इज इक्वल्स टू 0 देन R इज इक्वल्स टू R नॉट। तो हम क्या लिख देंगे, R की जगह पे R नॉट, t की जगह पे 0 प्लस C। सॉल्व करेंगे, हमारा ये वाली पूरी आपको पता है वैल्यू 0 हो जाएगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस ln R नॉट इक्वल्स टू C। तो आपके पास देखिए फिर से C की वैल्यू आ गई, और आपको पता है जैसे ही C की वैल्यू आएगी इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। हम यहाँ किसको बोल सकते हैं इक्वेशन 1, इसको बोलेंगे इक्वेशन 1। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो वैल्यू जब पुट करेंगे तो माइनस ln R सेम इक्वल्स टू KT। C की जगह पे वैल्यू क्या पुट हो जाएगी हमारी, माइनस ln R नॉट। सिंपल। फिर से हम ln R को इस साइड भेजेंगे क्योंकि हम R सेम साइड चाहिए, और KT हम वहाँ पर छोड़ देंगे। तो जब हम यहाँ लेके आएंगे तो R कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा ln R नॉट माइनस ln R इक्वल्स टू KT। ठीक है, अब आपने पहले पढ़ा होगा शायद कि जो ln होता है, ln की कुछ वैल्यू होती है, तो ln की वैल्यू क्या होती है, इक्वल्स टू 2.303 log बेस 20e। ठीक है, अब हम इसी वैल्यू को पुट करेंगे तो देखो इधर 2.303 log बेस e, यहाँ पर आ जाएगा R नॉट माइनस 2.303 log e, यहाँ पर आएगा R,
और इक्वल में हमारा क्या है के टी। आपको फिर से रेट कांस्टेंट चाहिए तो आप क्या निकालोगे, पहले के निकालोगे, फिर हम कहाँ जाएंगे टी हाफ पे, सिंपल। इसमें से ये कॉमन लिया तो हमारा आ गया 2.303 ब्रैकेट में लॉग आर नॉट माइनस लॉग आर इक्वल्स टू के टी। इस 2.303 नीचे ले जाओ तो क्या हो जाएगा, ये लॉग आर टी को हम वहाँ से यहाँ ले आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन टी लॉग आर नॉट माइनस लॉग आर इक्वल्स टू के। अब आपको पता होगा कि जो लॉग होता है, लॉग m माइनस एन फॉर्मूला होता है किसका, लॉग m अपॉन एन का। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं 2.303 अपॉन टी लॉग आर नॉट अपॉन में आर इक्वल्स टू के। ये हमारा क्या आ गया फाइनल फॉर्मूला। अब एक और चीज़ है मैं आपको बता दूँ, अब आर है क्या, जो आर है यहाँ देखो, जब ये आर होगा तो क्या हम इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं, आर नॉट माइनस एक्स। आर नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन है। मान लीजिए कि जब रिएक्शन स्टार्ट हुई तो मेरे पास 10 ग्राम है, पर जैसे ही मैंने 10 सेकंड बाद देखा तो मेरे पास 8 ग्राम बचा, ठीक है। तो जो 8 ग्राम है वो फाइनल है, पर मैं 10 माइनस 2 इक्वल्स टू 8 भी तो लिख सकती हूँ। मतलब कि मानो अगर ये 10 ग्राम है, ये 8 ग्राम है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ ना कि आर नॉट कितना था इनिशियली 10 में से 2 डिसोसिएट हो गया, इसलिए वो कहाँ तक पहुँच गया 8 तक। तो हम यहाँ कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2.303 अपॉन टी लॉग आर नॉट अपॉन में आर नॉट माइनस एक्स इक्वल्स टू के। मतलब 2.303 कांस्टेंट है, टी फॉर टाइम हो गया, लॉग आर नॉट हो गया इनिशियल, आर नॉट माइनस एक्स क्या हो गया इनिशियल माइनस जितना भी डिसोसिएट हुआ है, जैसे 20% 80% जो भी डिसोसिएट हुआ है वो, और इक्वल्स टू के। मतलब रेट कांस्टेंट हमारा आ गया। तो हमारे जीरो ऑर्डर के लिए फॉर्मूला क्या था रेट कांस्टेंट का, आर नॉट माइनस आर बाय टी। पर फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या है 2.303 अपॉन टी लॉग आर नॉट अपॉन में आर, ठीक है। ये आर की जगह पे आर नॉट माइनस एक्स इक्वल्स टू के, सिंपल हो गया। देखो एक बार, चलिए तो अब हम टी हाफ डिस्कस करते हैं, किसका टी हाफ क्या होना चाहिए, इसके लिए आपको ये याद रखना जरूरी है। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, हमारा फॉर्मूला था के इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग आर नॉट इनिशियल आर फाइनल, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं टी हाफ की, तो इफ टी इक्वल्स टू टी हाफ देन आर इक्वल्स टू आर नॉट बाई 2। आप पहले समझ चुके फाइनल कंसंट्रेशन इनिशियल का आधा। वैल्यू पुट करेंगे, हमारा आ जाएगा आर के इक्वल्स टू 2.303, टी की जगह पे टी हाफ लॉग आर नॉट की जगह पे आर नॉट, आर की जगह पे आर नॉट बाय 2। जो नीचे वाला 2 होगा चला जाएगा ऊपर और आर से आर कैंसिल, तो कुछ ऐसा आ जाएगा आपके पास 2.303 अपॉन टी हाफ लॉग 2, ये आर नॉट ये वाला आर नॉट ये वाला, इससे ये वाला कैंसिल, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, सबसे फर्स्ट चीज़ आप ये करो कि आप टी हाफ को इधर भेजो, क्योंकि हमें टी हाफ क्या करना है फाइंड करना है। तो हम क्या लिखेंगे टी हाफ इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के, और यहाँ पर आया लॉग 2। आपको लॉग की वैल्यूज़ भी अगर याद नहीं है तो आप बता दें, आप कमेंट कर सकते हैं, तो हम आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि आपको अगर केमिकल का इंडेक्स पढ़ना है, उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, तो उसके लिए लॉग की वैल्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो log 2 की वैल्यू क्या होती है, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010 अपॉन में के, और जब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.693 बाय के। तो यहाँ से एक और कंक्लूजन आता है निकल के कि जो टी हाफ है फॉर फर्स्ट ऑर्डर का, ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता ही नहीं है। मतलब जो जीरो ऑर्डर था उसका रेट कांस्टेंट डिपेंड नहीं करता, पर जो फर्स्ट ऑर्डर है उसका टी हाफ डिपेंड नहीं करता। किस पे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे, ठीक है। ये 2 की पॉइंट्स आपको याद रखना है, एमसीक्यू में आपके लिए आ सकते हैं। तो आप देख लीजिए फॉर्मूले, तो हमारे पास 4 फॉर्मूले बन गए। जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट है टी हाफ, फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट है टी हाफ। तो जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट क्या था, आर नॉट माइनस आर बाय टी। उसके लिए टी हाफ क्या था, आर नॉट अपॉन में 2 के। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा हमारा 2.303 अपॉन टी लॉग आर नॉट अपॉन में आर। आर क्या है हमारा फाइनल कंसंट्रेशन, ठीक है। टी हाफ क्या है 0.693 बाय के रेट कांस्टेंट,
और 0.693 क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्टिवेशन एनर्जी। सो द रिलेशनशिप बिटवीन द रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर एंड द एक्टिवेशन एनर्जी विद द हेल्प ऑफ अरेनियस इक्वेशन। सो अरेनियस, सबसे पहले आप समझो कि अरेनियस एक साइंटिस्ट का नाम था। उन्होंने क्या दिया, उन्होंने रिलेशन दिया था किस किस के बीच में, एक्टिवेशन एनर्जी, टेम्परेचर, रेट कांस्टेंट, इन तीनों के बीच में एक साइंटिस्ट जिन्होंने रिलेशन दिया था उसको हम क्या बोलते हैं, अरेनियस इक्वेशन या रिलेशनशिप बिटवीन द दिस। ठीक है, गिवन बाय अरेनियस। तो अगर हम अरेनियस की डेफिनेशन की बात करें तो हम क्या बोल सकते हैं, द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर, रेट कांस्टेंट एंड एक्टिवेशन एनर्जी। तो इन तीनों के बीच में जो रिलेशन होगा वो क्या क्या है, अरेनियस ने दिया है। अब वो रिलेशन क्या होता है वो भी देखते हैं हम। तो हमारे पास क्या है, k इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन में आर टी। ये है अरेनियस की इक्वेशन जो अरेनियस ने दी थी, किसके लिए, इन तीनों के रिलेशनशिप में। क्योंकि कभी कभी आपसे मान लीजिए एक्टिवेशन एनर्जी पूछी गई टेम्परेचर के साथ या फिर रेट कांस्टेंट के साथ, तो आपको यहीं से एक डेरिवेशन भी होती है अरेनियस के, उस फॉर्मूले से आपको निकालना है। ठीक है, चलिए जैसे यहाँ पर k क्या दिया है, k मीन्स क्या होता है आपका, आपको पता है, आप इतनी देर से पढ़ ही रहे हो। k मीन्स रेट कांस्टेंट, a क्या है उधर रिएक्शन में, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ठीक है, E क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी इन द सेम यूनिट एज r। r मतलब गैस कांस्टेंट होता है, T मतलब टेम्परेचर। जो आप r और T की यूनिट लोगे वही सेम आपको किसकी यूनिट लेनी है, एक्टिवेशन एनर्जी। क्योंकि आपको भी पता है कि हम डिफरेंट यूनिट्स लेके क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। अगर आपको यूनिट सेम है तो आपको सेम करना पड़ेगा उनको। ठीक है, उसके बाद R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और T क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन केल्विन। तो टेम्परेचर केल्विन में लेना है, आपका एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, R गैस कांस्टेंट है। इन सबको आपको एक साथ मैच करके फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, आपको अरेंज के क्वेश्चन भी देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो अब क्या है हमारा, डिफाइन द फॉलोइंग। हमें क्या डिफाइन करना है, हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिफाइन करना है। पहले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फिर मॉलिक्युलरिटी एंड सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है, चलो तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को पता है, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रिफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द स्पीशीज टेकिंग पार्ट इन। ये भी ठीक है, जैसे हमारी एक सिंपलेस्ट डेफिनेशन जब हम पढ़ चुके हैं। दूसरी डेफिनेशन क्या है कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द स्पीशीज, जो भी स्पीशीज का कंसंट्रेशन है उन दोनों का रिलेशनशिप क्या हो जाएगा हमारा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, चलो एक और डेफिनेशन वो भी देखते हैं। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी डिफाइंड एज द पावर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल रिएक्टेंट। जो भी पावर का डिपेंडेंस है कंसंट्रेशन पे रिएक्टेंट के, वही क्या होगा हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज डिपेंड solely on the concentration of the one species in the reaction। अगर उन्होंने फर्स्ट ऑर्डर बोला है तो क्या हो गया हमारा, किसी स्पीशीज के, एक स्पीशीज पे डिपेंड करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि हमें ऑर्डर निकालना है। देखिए जैसे 2a + 3b, ये हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर, ऑर्डर 5। सिंपल, H2 + Cl2 = 2HCl। अगर हमें यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है तो उसके आगे कुछ नहीं मतलब 1, इसके आगे कुछ नहीं मतलब 1। जब हम ऑर्डर निकालेंगे तो लिख देंगे 1 + 1 = 2। मतलब ये क्या है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सिर्फ इतना ही आपको सॉल्व करना है और इतना ही आपको लिखना है। एग्जाम्पल में आप कुछ भी लिख सकते हैं, A + B + C कुछ भी लिखना है। ठीक है, सिंपल। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मॉलिक्युलरिटी। तो मॉलिक्युलरिटी की बात करें तो आपको पता है कि जो मॉलिक्युलरिटी, चलिए देखते हैं मॉलिक्युलरिटी। तो मॉलिक्युलरिटी की हम बात करें तो मॉलिक्युलरिटी ऑफ अ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ रिएक्शंस मॉलिक्यूल टेक दैट कोलाइड साइमल्टेनियसली। जो भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो कोलाइड करेंगे एक साथ, उसी को हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्युलरिटी। सिंपल। नो, इन अदर वर्ड द मॉलिक्युलरिटी ऑफ एन एलिमेंट्री रिएक्शन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन। और सिंपल लैंग्वेज में हम ये कहें तो क्या कह सकते हैं कि जितने भी मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं उसी को हम क्या बोल सकते हैं, उसकी मॉलिक्युलरिटी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द मॉलिक्युलरिटी ऑफ अ रिएक्शन इज अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है, इट कैन नेवर बी जीरो। अब ये सब हम डिफरेंसेस में पढ़ चुके हैं कि मॉलिक्युलरिटी क्या होती है, जीरो नहीं हो सकती है, थ्योरेटिकल होती है, ये सब आप पढ़ चुके हो। सिर्फ ये क्या है, रिविजन। तो डिफरेंसेस जब हम पढ़ते हैं तो उसका ये फायदा होता है कि अगर हमने डिफरेंस पढ़ लिया है, अगर हमारे पास सिर्फ वो क्वेश्चन आता है, जैसे अभी आपने देखा, सामने एग्जाम्पल देखा, अभी हमने पढ़ा था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मॉलिक्युलरिटी में डिफरेंस।
तो अगर आपने वहाँ पर मॉलिकुलरिटी पढ़ा है तो आप यहाँ पर सीधे सीधे मॉलिकुलरिटी लिख सकते हो, आप देख भी सकते हो कि सब चीज़ें सेम है, ठीक है। चलिए तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूडो यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन। सबसे पहले सूडो वर्ड का मतलब देखो, सुनो, सूडो मतलब हमेशा वो जो जैसा होता नहीं है वैसा दिखता है, या जो दिखता है वैसा नहीं होता है, मतलब कुछ ऐसा मैनिपुलेटिंग टाइप, ठीक है, कि जो है वो दिखेगा नहीं पर जो नहीं है वो दिखेगा। सूडो मतलब कुछ ऐसा गलत, ठीक है, समझ आया। जैसे कि आप मान लो कोई आम खा रहे हो, आपको लग रहा है बहुत मीठा है पर वो अंदर जैसे आप खा रहे हो तो बहुत ऐसा खट्टा निकल गया, तो इट जस्ट लाइक अ सूडो, ठीक है। हम सूडो यूनिमॉलिकुलर रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, तो देखो सूडो मतलब जो दिखता होता नहीं, मतलब यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन है, आगे क्या लिखा है, यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन। अगर वो यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन है पर हमें दिखती कैसी है, बायोमॉलिकुलर, सिंपल। एक्चुअली में कैसी है, यूनिमॉलिकुलर, दिखती कैसे है, बायोमॉलिकुलर, इसलिए को हम बोलते हैं सूडो यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन। हमें दिखती कुछ और है, होती कुछ और है। तो डेफिनेशन देखो, द रिएक्शन विच लुक लाइक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन बट बिहेव लाइक अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। दिखती सेकेंड ऑर्डर है पर बिहेव कैसे करती है, फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर, एंड फॉलो फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ आर कॉल्ड एज सूडो यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन। पर वो कौन से उसको फॉलो करती है, कौन से रेट को फॉलो करती है, जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर का है, मतलब सब कुछ क्या है उसका फर्स्ट ऑर्डर का, दिल से दिमाग से वो क्या है, फर्स्ट ऑर्डर, पर दिखती कैसे है उसकी बाहर से, सेकेंड ऑर्डर। इट्स कॉल्ड सूडो यूनिमॉलिकुलर रिएक्शंस। फॉर एग्जांपल एसिड हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर, जो ईस्टर होता है उसका बहुत एसिड हाइड्रोलाइसिस होता है, वो सारे वहीं आ जाते हैं। जैसे हम सुक्रोज का भी देखते हैं, वो भी कहाँ आएगा, यहीं पर, सूडो यूनिमॉलिकुलर। फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास एग्जाम्पल है, देखो इधर, ये हमारा ईस्टर हो गया, ये हमारा वाटर हो गया। आप यहाँ पर देखो, आप क्या सोचो कि जैसे हम यहाँ पर ऑर्डर लिखोगे तो आप समझ जाओगे, 1 इसका ऑर्डर, 1 इसका ऑर्डर, तो ये हमारा ऑर्डर क्या हो गया, 2। इसी को हम बोलते हैं झूठा, कि हमें ऑर्डर दिख कैसा रहा है 2 पर एक्चुअली में कैसा है, यूनिमॉलिकुलर। क्योंकि कब होता है ऐसा, मान लो कोई चीज़ बहुत एक्सेस में है, मतलब वो हमारा कंसंट्रेशन मेंटेन कर रखी है, वो चेंज कर ही नहीं रही है, तो उसको कोई इफेक्ट होगा नहीं। जब इफेक्ट नहीं होगा तो हमारे पास सिर्फ क्या बचा, दूसरा वाला, जो लिमिटेड कंसंट्रेशन है, जिसके चेंज होने से फर्क पड़ता है। तो जब वाटर बहुत ज़्यादा एक्सेस में होता है तब हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम कैलकुलेट नहीं करते हैं, उसको हम यहाँ पर इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। जब अभी आप आगे पढ़ो तब आपको समझ आएगा कि हम वाटर को इंक्लूड करते ही नहीं है। तो आपको यहाँ से क्या करना है, वाटर को हटा देना है, इसको देखना ही नहीं है, फिर आपको सिर्फ ये देखना है, तो आपको क्या दिखेगा, सिर्फ 1। तो यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन है एक्चुअली, पर दिखती कैसे है, सेकेंड ऑर्डर, ठीक है। तो चलिए आज हमारा केमिकल काइनेटिक्स हम यहीं खत्म करते हैं। अब आपको जो बाकी के क्वेश्चंस चाहिए, बाकी के सॉल्यूशन चाहिए, तो आप ऐप पे जाके देख सकते हैं।